शुरू करने जा रहे हैं। इकाई एक है जो स्थिर वैद्युतिकी है, और जो पाठ पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इसके बारे में पहले कुछ हम भूमिका के बारे में समझेंगे बच्चों। जैसे कि आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं आरामदायक, जो हम आज जिंदगी आरामदायक जी रहे हैं, ये वैद्युत ऊर्जा का देन है। और सर्वप्रथम वैद्युत ऊर्जा का देन श्रेय जाता है थेल्स साहब का। ग्रीक के दार्शनिक थे जिनका नाम था 2500 वर्ष पूर्व। उन्होंने एक पदार्थ के बारे में बताया था जिसका नाम अंबर था। वो एक पीला और भूरा पदार्थ था। उन्होंने रगड़ कर देखा तो उन्होंने देखा उसमें एक हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये आज जो हम वास्तविकता सही है, जो जिंदगी जी रहे हैं आरामदायक जिंदगी, वैद्युत ऊर्जा के कारण। ये वैद्युत ऊर्जा का देन अगर है तो ये ग्रीक के दार्शनिक महान थेल्स को ही जाता है। उन्होंने 2500 वर्ष पूर्व ही उन्होंने बता दिया था कि जो पीला पदार्थ मिला था अंबर नाम का, एक भूरा पदार्थ था। उन्होंने रगड़ कर देखा तो उन्होंने देखा कि ये पदार्थ एक हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसके बाद में समय बीतता गया। कुछ समय के बाद, उससे 25 वर्ष के बाद 1600 वर्ष बाद, 25 से जो वो हुआ तो उसके साहब के बाद, उसके बाद एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने कई वस्तुओं को, जैसे आबनूस, कांच का छड़, बिल्ली की खाल को आदि को रगड़ कर उन्होंने देखा कि ये वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके बाद में समय बीतता गया, उन्होंने प्रयोग भी देखा तो वहां ये देखा गया कि एक रेशम का कपड़ा और कांच के छड़ को उन्होंने आपस में रगड़ने के बाद पुनः उन्होंने एक आबनूस का छड़ लिया और बिल्ली के खाल को रगड़ा, और एक और कांच का छड़ और रेशम के कपड़ों को रगड़ा। और उन्होंने बाद में देखा क्या, देखने के बाद ये पता चला कि जो कांच के छड़ का जब आपस में मिलन कराया गया तो एक दूसरे को रिपल्स करना शुरू कर दिए, प्रतिकर्षण करना शुरू कर दिए। और जब आबनूस के छड़ को और कांच के छड़ को जब देखा गया तो ये भी देखा गया कि विपरीत होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार समय बीतता गया। 1750 ईस्वी में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने प्रयोग करके देखा कि उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि वस्तुओं को रगड़ा और रगड़ने के बाद देखा वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और उन्होंने जब विपरीत चिन्हों को देखा, विपरीत आवेश, तो एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर दिया, और जब समान के थे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे खोज होता गया और किताब का निर्माण होता गया। वैज्ञानिक आते रहे, धीरे धीरे खोजा। आज हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। आज जो देन है फिजिक्स का, जो हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये फिजिक्स का देन। जो आप लाइट देख रहे हैं, लाइट के कारण जो उजाला दिख रहा है, ये फिजिक्स का देन है। आज जब हम मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, फिजिक्स का देन है। जो पंखा, कूलर, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, दूरसंचार है, टेलीविजन है, ये सब फिजिक्स का ही देन है। तो आज बहुत बड़ा वैद्युत ऊर्जा में बहुत बड़ा योगदान था, और श्रेय ये सबसे पहले जाता है थेल्स साहब को। तो ज्यादा बात ना करते हुए इसका इतिहास बच्चों मैं जरूर कहूंगा कि साथ साथ में पढ़ते रहिए चैनल को, लेकिन किताब से भी जुड़े रहिए। हमें अच्छी जानकारी मिलती है किताब से, इसलिए किताब को मत छोड़िए, किताब से जुड़े रहिए। फिर हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो पहला इकाई है स्थिर वैद्युतिकी, उस स्थिर वैद्युतिकी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, जिसके दो भाग हमने बताया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ बच्चों स्थिर वैद्युतिकी। इसमें क्या होता है, आवेश स्थिर रहेगा।
जब स्थिर वैद्युतिकी की बात की जाए तो इसमें आवेश स्थिर रहेगा, चार्ज एट रेस्ट स्थिर रहेगा। और अगर बात की जाए बिजली गति विज्ञान, हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को बिजली गति विज्ञान भी कहते हैं, इसमें आवेश गतिमान रहेगा, चार्ज एट मोशन में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हम अपने अध्याय के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद में सबसे मुख्य जो भूमिका हो रही है वो है आवेश। क्या है बच्चों? आवेश। तो हमने क्या कहा, आवेश है क्या? आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है दो जो दो क्षेत्र बनाता है, एक वैद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। कौन कौन क्षेत्र बनाता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने क्या, आवेश जो चार्ज होता है, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो दो क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर इस कमरे में विद्युत क्षेत्र है तो किसी आवेश के कारण ही हुआ है, और अगर कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तो वो भी किसी आवेश के कारण ही हुआ होगा। हम इस कमरे की अगर बात करें तो अगर उसका परीक्षण करना है कि वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, तो वो वही आवेश बता, जिसको हम परीक्षण आवेश के नाम से भी जानते हैं। धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये आवेश का गुण होता है जो दो चीज में उत्पन्न करता है, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। बात यह है कि अगर वैद्युत क्षेत्र है तो किसी आवेश के कारण ही होगा, अगर कोई आवेश है तो आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र हुआ होगा। या हम यूं कह लें, अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र है तो या तो किसी आवेश के कारण ही उत्पन्न हुआ है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो आवेश के कारण ही हुआ है, और आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो फिर से एक बार हम ध्यान दें, हमारा जो है इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बात हो रही है, इसमें दो भाग है, एक स्थिर विद्युतिकी जिसको हम आवेश स्थिर रहेगा, जिसमें हम कहते हैं आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, चार्ज एट रेस्ट। और बिजली गति विज्ञान, आवेश गति रहेगा, मतलब गतिमान रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा क्या? हमने ये कहा कि जो स्थिर वैद्युतिकी होती है वो आवेश उसमें क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा। और जो बिजली गति विज्ञान, जिसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं बिजली गति विज्ञान, जो जिसमें क्या होगा? आवेश गतिमान रहेगा, चार्ज एट मोशन। अब हमने क्या कहा कि आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो दो क्षेत्र बनाता है। दो क्षेत्र क्या बनाता है? एक बनाता है वैद्युत क्षेत्र और एक बनाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम लोग जो ये आवेश की भूमिका पढ़ रहे हैं, उस आवेश की भूमिका में जो अध्याय शुरू हुआ इसके बारे में हम सीख चुके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो दो प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कि इसमें आवेश जो होगा वो स्थिर रहेगा, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब हुआ इसमें आवेश क्या रहेगा? गतिमान रहेगा, चार्ज एट रेस्ट और चार्ज एट मोशन। अब इसमें सबसे बड़ा अगर कोई निभाने वाला आता है भूमिका तो वो क्या है? आवेश है। तो हमने क्या कहा कि आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो दो क्षेत्र बनाता है, नंबर एक विद्युत क्षेत्र, नंबर दो चुंबकीय क्षेत्र। और आवेश दो चीज उत्पन्न करता है, कौन कौन? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब हुआ कि अगर वैद्युत क्षेत्र है तो किसी आवेश के कारण ही हुआ होगा, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा तो वो आवेश के कारण ही हुआ होगा। अब जिस प्रकार हम बात करते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान की अगर बात, गुरुत्वाकर्षण बल,
जैसे हम आवेश की बात करते हैं तो एक उस पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल या उत्पन्न होगा अगर, तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करना है तो द्रव्यमान होना अनिवार्य है। हम उसको परिभाषित नहीं कहें, हम कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान में कोई बताने वाला है, ये खुद एक मूलभूत गुणधर्म है कि ये द्रव्यमान, अब इसमें ये द्रव्यमान ही तो है, तो हम क्या कहें कि ये द्रव्यमान नहीं है, ये द्रव्यमान है जिसमें पूर्ण रूप से पहले से विद्यमान है। तो जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हम द्रव्यमान के कारण ही कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आवेश, आवेश भी हम तभी समझ सकते हैं जब वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो समझ लो आवेश के कारण ही हुआ होगा, या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो तो आवेश के कारण ही हुआ होगा। अब हमने बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1750 में बताया था कि आवेश दो प्रकार की होती हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। क्या होता है? एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो बच्चों, थोड़ा जुकाम पकड़ लिया है, तो ध्यान दीजिए, आवेश के प्रकार, आवेश, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, तो बच्चों आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनावेश, क्या होता है? धनावेश। और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो धनावेश जो होता है, धनावेश, अगर धनावेश, धनावेश की बात की जाए, अगर समान आवेश हैं तो उस समान आवेश को हम सजातीय आवेश कहते हैं। यदि समान आवेश है तो हम क्या कहेंगे कि वो सजातीय आवेश हैं। जैसे अगर बात किया जाए धन धनावेश, धनावेश, तो वो क्या है? सजातीय आवेश है। या ऋणावेश, ऋणावेश की बात की जाए तो क्या है? सजातीय आवेश है। अब धनावेश, धनावेश या ऋणावेश ये हम कहलाते हैं सजातीय। लेकिन अगर इनके आवेशों को विपरीत कर दिया जाए, अगर इनके आवेशों को विपरीत कर दिया जाए तो उन्हें हम कहते हैं विजातीय आवेश हैं। क्या है बच्चों? अगर इनके आवेश को विपरीत कर दिया जाए, एक प्लस कर दिया जाए, एक माइनस कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं विजातीय आवेश है। जैसे एक श्रेणी में धनावेश को रख दीजिए, एक श्रेणी में धनावेश को, एक श्रेणी में ऋणावेश को, तो क्या हुआ? सजातीय हुआ। क्या हुआ बच्चों? वो सजातीय आवेश हो गया। और यदि हम किसी श्रेणी में प्लस माइनस अर्थात धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश रखते चले जाएं तो वो विजातीय आवेश हो गया। अब धनावेश, धनावेश एक दूसरे को अगर समान आवेश, इस पहले मैंने बताया कि अगर समान आवेश के हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर उन्हें समान आवेश नहीं है, विपरीत आवेश के हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आवेश के प्रकार मुख्यतः हम लोग देखें, धनावेश, ऋणावेश होता है। अब इसके हम थोड़ा बाद, धनावेश, धनावेश कब होता है? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं।
इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये धनावेश बन जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋणावेश कहलाते हैं। धनावेश जब इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो वो धनावेश कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब है, जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इनका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? इनका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 ही होगा। तो ये 11, और प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन आपका भी 11 होगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 2 8 2 10 1 11। तो ये काम ये क्या करेंगे कि जो ये सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और त्यागने के बाद ये धन आयन बना लेंगे। अब क्यों बना लेंगे? कारण क्या है? यहां देखिए, जो सोडियम है ना, सोडियम 11 है और प्रोटॉन भी क्या है? 11 है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागने के बाद इनका संख्या कितना बचा? 10 बचा। अब इलेक्ट्रॉन यहां कम हो गए और यहां प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अभी तक ये थे उदासीन, जैसे इलेक्ट्रॉन पे परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, तो प्रोटॉन भी कितना थे? 11 थे। अब जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागने के बाद इनके पास बचा कितना? 10। तो अब इलेक्ट्रॉन बचा 10 और प्रोटॉन कितना बचा? 11, इसलिए ये धन आयन कहलाते हैं। अब बात करें क्लोरीन की। अब क्लोरीन में भी कितना होता है? 17 होता है। तो 17 का होता है जब, तो 2 8 2 10 और 7 17। अब इन्होंने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रॉन की भी आवश्यकता पड़ रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की इनकी बात की जाए तो कितना होगा? 17। और इसके बाद इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब देखिए यहां क्या हुआ कि जब ये 7 थे तो यहां इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, और लेने के बाद ये हो गए 18। कितना हो गए? 18। 18 होने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉन की संख्या में कमी हो गई, जिसके कारण ये हुआ ऋणायन। ठीक है। अब जरा फिर से एक बार हम ध्यान दें, हमने क्या कहा बच्चों कि जो ये धनावेश है और ऋणावेश है, जब ये समान आवेश के होते हैं तो वो सजातीय कहलाते हैं, और जब विपरीत आवेश के होते हैं तो विजातीय कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब हम एक श्रेणी में धन धन को रखें, धनावेश धनावेश को, और एक श्रेणी में ऋणावेश, तो वो सजातीय कहलाते हैं। और यदि उसी आवेश को हम एक ही श्रेणी में प्लस को रखें और माइनस को रखें, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक ही श्रेणी में धनावेश रखें और ऋणावेश रखें, तो वो विजातीय कहलाते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हमने क्या बताया कि धनावेश बनता कैसे है? तो धनावेश बनता कैसे है, इसमें देखिए, यहां पर सोडियम है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब अगर इनकी बात की जाए इलेक्ट्रॉन, तो इनका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इनका इलेक्ट्रॉन होगा 11 इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन हो गए। अब सोडियम की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि पहले कक्ष में 2 और 8 2 10, और उसके बाद 1। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो कहने का मतलब ये है कि जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनके पास बचा कितना? इनके पास बचा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद बचा कितना? 10। जबकि प्रोटॉन की संख्या 11 ही है, जबकि प्रोटॉन की संख्या 11 है। कहने का मतलब यह कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, तो इस पे सबसे ज्यादा कौन हुआ? प्रोटॉन हुआ, इसलिए ये धना
आयन हो गया। अब यहां अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। तो 17 का अगर देखा जाए तो 17 के 2 8 2 फिर 17, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब क्लोरीन की अगर हम देखते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 17 है। प्रोटॉन की संख्या कितना है? 17 ही है। अब यहां सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागने के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो बचा कितना? 10, और प्रोटॉन की संख्या 11 उतना ही रह गया। इसलिए ये हमारा धन आयन हो गया। और उसके बाद जब यहाँ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया तो कितना हो गया? 18। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉनों की संख्या उतना ही रह गया, मतलब 17 हो गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ अधिक हो जाने के कारण ये ऋणायन हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाने के कारण धन आयन हो गया। हम या यूं शब्द में कह लें कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए धनायन हो जाता है। जबकि क्लोरीन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ऋणायन हो जाता है, और प्रोटॉन की संख्या उतना ही रहता है, मतलब कम हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? ऋणायन ही कहलाता है। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कमी हो गई और यहाँ प्रोटॉन की संख्या वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ने त्याग किया, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कम इलेक्ट्रॉन बचा, प्रोटॉन की संख्या उतना ही रह गया 11, तो 10 से 11 देखिए बड़ा है। अब चूंकि यहाँ देखा जाए तो 11 बड़ा है किससे? 10 से, इसलिए क्या हुआ? धन आयन हुआ। और क्लोरीन की अगर बात की जाए तो यहाँ क्लोरीन में यहाँ क्या हुआ? 18 क्या है? बड़ा है किससे? 17 से, इसलिए ये क्या हुआ? ऋणायन हुआ। तो बच्चों, हमने आज धन आवेश के बारे में और ऋण आवेश के बारे में जाना, धन आवेश कैसे होते हैं और ऋण आवेश कैसे होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि जो धनावेश या ऋणावेश होते हैं, जब कोई वस्तु त्याग करती है, जब कोई वस्तु त्याग करती है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके द्रव्यमान भार में कमी आ जाती है। क्या हो जाता है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसके द्रव्यमान भार में कमी हो जाती है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि हम अगर कैसे समझ पाए कि कौन सा धनावेश हुआ है और कौन सा ऋणावेश हुआ है, तो जरा ध्यान दें, हमारे पास 2 मार्कर हमारे हाथों में है ना? अब दोनों का पहले हम क्या कर लें? वेटिंग कर लेंगे, वेट कर लेंगे कि कितने कितने वेट का है, कितने ग्राम का है। अब हमने देखा बच्चों कि इस दोनों पेन में एक का 5 ग्राम था, एक का 6 ग्राम था, या मान लो 3 ग्राम था, एक 5 ग्राम था। अब जब हमने इस पेन को वेट किया, मापन किया, तो पता चला कि एक 3 ग्राम का, ये जो ब्लू वाला था हमारा पता चला 3 ग्राम का है, और ये जो ब्लैक वाला है ये 5 ग्राम का है। जब हमने रगड़ना शुरू किया और रगड़ने के बाद हमने फिर उसका वेट किया, तो हमने ये देखा कि जब ये 3 ग्राम का जो था, अब ये 4 ग्राम का हो गया, और ये जो 5 ग्राम का था वो 4 ग्राम का हो गया। तो अब इससे ये पता चला कि इसका द्रव्यमान भार अधिक हो गया है, और जिसका द्रव्यमान भार अधिक हो गया वो क्या हो गया? उसमें द्रव्यमान की वृद्धि हो गई है, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन इस ब्लू वाले में प्रवेश कर गए। कहने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन जब हमने आपस में रगड़ किया, मैंने क्या कहा कि इसका जब 3 ग्राम है, ये 5 ग्राम है। जब मैंने दोनों का वेट किया तो ये 3 ग्राम का था, ये 5 ग्राम का था, और जब मैंने आपस में इसको रगड़ दिया तो रगड़ने के बाद हमने क्या देखा? जब उसका दोबारा वेट किया तो हमने देखा कि ये जो ब्लू वाला था ये 3 ग्राम से 4 ग्राम हो गया, और ये 5 ग्राम से
4 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका द्रव्यमान बढ़ गया, और जिसका द्रव्यमान बढ़ जाता है अपक्रिया के बाद, वो क्या होता है, ऋण आयन होता है, और जिसका द्रव्यमान कम हो जाता है वो धन आयन होता है। इससे यह पता चलता है कि इसमें द्रव्यमान कम होने के कारण इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और इसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से दूसरी बात, जो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भार जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। कितना अधिक होता है? जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान भार होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, प्रोटॉन का द्रव्यमान भार प्रोटॉन का द्रव्यमान भार इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना होता है। अगर बात की जाए यहाँ यम पी इज इक्वल टू यम ई, तो 1837 गुना होता है। प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना होता है। कहने का मतलब है, अब अगर हम कोई एक तत्व है उसका प्रोटॉन दूसरे तत्व की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो 1837 गुना होता है। कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान भार होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। इसलिए ये 1837 मैंने इलेक्ट्रॉन में गुणा करा दिया, तब जाके यह प्रोटॉन के बराबर हुआ। फिर से एक बार समझिए, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भार से किसी तत्व के 1837 गुना होता है। अब इसके बारे में हम जानने की पूरा प्रयास करेंगे कि स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैसे होते हैं। तो बच्चों इतना समझ में आया है, हमने पूरी पूरी प्रयास किया है कि आप लोग समझ जाएं। जैसे एक बार हम दोबारा बता दें कि ये आवेश जो है एक मूलभूत गुणधर्म है किसी वस्तु का, जो दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आवेश का हम क्या कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, और आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का अनुभव हम आवेश से ही कर सकते हैं। तो बच्चों अब ध्यान हम देंगे कि आवेश का जो संकल्पना होती है वो आवेश की संकल्पना क्या है। तो हमने आवेश के बारे में पहले समझ लिया है कि आवेश क्या है। तो अब आवेश की हम संकल्पना के बारे में बात करेंगे। आवेश की संकल्पना, आवेश आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब हम आवेश की संकल्पना करने की बात कर रहे हैं कि आवेश की संकल्पना क्या है। तो अभी तक जो हमने आवेश की संकल्पना है, अगर कोई पूछता है कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जा सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जा सकती है। किसके आधार पर दी जा सकती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही दी जा सकती है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही क्यों दे सकते हैं, प्रोटॉन पर क्यों नहीं? तो उसका कारण है बच्चों, जो हम समझने जा रहे हैं। जैसे अभी इससे पहले मैंने क्या देखा, सोडियम, क्या है? सोडियम। सोडियम में परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब सोडियम में परमाणु क्रमांक 11 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो इनके इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। इससे पहले मैंने क्या कहा कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं,
तो त्यागने के बाद जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे और यहां मान लिया हमने कि क्लोरीन है और इनके जो है 17 और उसके बाद 2 8 7। अब हमने देखा सोडियम है, जो हमने कहा आवेश की संकल्पना की जो बात कर रहे हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो यहाँ सोडियम का आप इससे पहले देख चुके हो, फिर हम आवेश की संकल्पना भी इसी के आधार पर देंगे आपको। अब सोडियम कितना है 11, 2 8, एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन बचे कितना 10 और यहां प्रोटॉनों की संख्या कितना है 11 ही है। तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी हो गई और प्रोटॉन की संख्या की अधिकता हो गई, मतलब प्रोटॉन उतना ही रह गया, 11 था 11 रह गया, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचे 10, यानी मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है। कहने का मतलब है कि ये जो 10 है ये छोटा है किससे 11 से, और इस कारण ये क्या है प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण ये क्या हो रहा है धन आयन बनाया था। दूसरी बात इसको अगर हम देखें तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना है 17 है और प्रोटॉन भी कितना है 17 है। जब इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उन्होंने देखा कि इस इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया और प्रोटॉन की संख्या 17 की 17 है। कहने का मतलब 18 जो था वो बड़ा हो गया 17 से, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया किससे प्रोटॉन से, है ना। और यहां अगर बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन से। अब यहाँ प्रोटॉन अधिक हो रहा है और प्रोटॉन क्या होता है धनावेश होता है, इसलिए सोडियम धनावेश हो गया। ये और क्या है यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक हो गया जबकि प्रोटॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाने के कारण ये ऋण आयन बना लिया। तो हम इस प्रकार अब बात क्या हमने की है आवेश की संकल्पना, हमने ऐसा दोबारा क्यों बताया, इसी के आधार पे हम संकल्पना देंगे। अब अगर आवेश की संकल्पना हमको देना है तो हम इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही दे सकते हैं, ये पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात कोई क्वेश्चन कहता है प्रोटॉन पर क्यों नहीं दे सकते हैं, तो इसका रीजन है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में स्थित होता है। कहां स्थित होता है नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन कहां स्थित होता है नाभिक में स्थित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्ष में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जंप कर सकते हैं कूद सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है उस पर आकर्षण बल लगता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में रहता है और दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल ताकतवर बल जो है वो नाभिकीय बल ही है। पहली बात ये, तो वो नाभिक में उपस्थित होने के कारण उसमें नाभिकीय बल लगता है किस पर प्रोटॉन पर, है ना बच्चों। जैसे यहां पर अगर बात करें यहां पर तो जो हमारे कक्ष हैं इसमें हमारे क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन से बल लगते हैं आकर्षण बल लगते हैं। कौन सा बल लगते हैं आकर्षण बल लगते हैं और आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पे लगते हैं। और यहाँ जो हमारा होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो नाभिक में उपस्थित होने के कारण इन पर नाभिकीय बल लगता है और जबकि नाभिकीय बल दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है, सबसे ज्यादा बड़ा बल है, इस कारण ये प्रोटॉन ये जंप नहीं कर सकते, एक ये अपने नाभिक से बाहर नहीं निकल सकते। पहला कारण तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कूद सकते हैं, जब क्योंकि इन पर आकर्षण बल लगता है, तो आकर्षण बल जो होता है नाभिकीय बल से कहीं बहुत कम होता है, जबकि नाभिकीय बल जो है वो बहुत अधिक होता है और नाभिकीय बल अधिक होने के कारण इस पर अधिक बल लगता है, इसलिए प्रोटॉन ये बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि
आवेश की संकल्पना सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर ही किया जा सकता है, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि अगर हम गणना कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही करेंगे। आवेश की अगर संकल्पना कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर ही कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आकर्षण बल लगते हैं। आकर्षण बल लगने के कारण ये बहुत हल्के होते हैं, जबकि प्रोटॉन जो होता है ये नाभिक में उपस्थित होता है। इन पर नाभिकीय बल लगता है जो सबसे ताकतवर होता है। पहला कारण, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना कर सकते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना संकल्पना कर सकते हैं। पहला कारण है। दूसरा कारण बच्चों, जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भार, अभी मैंने इससे पहले बताया था कि दूसरा कारण अब बताने जा रहे हैं, और इससे पहले एक बात और हमने बताया था कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान भार होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना होता है। अब कोई अगर भारी, जैसे ये मान लो हमारे पास है 1 kg का और इसको मान लिया 50 kg का, तो अब बताइए इसका द्रव्यमान बहुत कम है, 1 kg का है, इसे हम आसानी से उठा सकते हैं। ये 50 kg का है, इसे हम आसानी से नहीं उठा सकते हैं। इसलिए दूसरा कारण ये भी बनता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान भार होता है, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान भार इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना होता है। कितना होता है बच्चों? तो हम मान लेते हैं कि यम जो है मास, मतलब द्रव्यमान प्रोटॉन का, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो किसका ज्यादा होता है बच्चों? किसका द्रव्यमान अधिक होता है? प्रोटॉन का। और किसका कम होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1837 के गुणा करा दे, तब जाके जब हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में 1837 से गुणा करेंगे, तब वो जाके एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। दूसरा कारण यह भी है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होने के कारण ये नाभिक से निकल भी नहीं पाता है, और पहला कारण मैंने बताया कि नाभिक बल लगने के कारण एक प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण, कक्षीय में होने का कारण, इन पर आकर्षण बल लगता है, और आकर्षण बल लगने के कारण ये इस पर हम इस गणना कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछता है या क्वेश्चन में आता है बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई एक ही लाइन में कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जा सकती है, तो हमारा एक ही आंसर होगा, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही की जा सकती, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना की जा सकती है। और दूसरा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि अंतर बताइए, कारण बताइए कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना कर सकते हैं, प्रोटॉन पर क्यों नहीं? तो पहला रीजन हम क्या देंगे कि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने की क्षमता रखता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है, जबकि प्रोटॉन पर नाभिकीय बल लगता है, और नाभिकीय बल लगने के कारण प्रोटॉन पर बाहर नहीं निकल सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगने के कारण ये इधर उधर गमन कर सकते हैं, कभी इस कक्ष में, कभी इस कक्ष में, कभी इस कक्ष में। और दूसरा कारण हमने क्या बताया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान भार होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भार होता है, वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना होता है। कितना होता है बच्चों? 1837 गुना होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान भार है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भार से 1837
गुना होता है। दूसरा कारण ये भी है, इसलिए हम आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही कर सकते हैं, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। ये कारण समझ, फिर से एक बार बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर संकल्पना इसलिए करना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्ष में उपस्थित हो, उन पर आकर्षण बल लगते हैं, वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा सकते हैं, जबकि प्रोटॉन जो होता है नाभिक में उपस्थित होते हैं और उन पर नाभिकीय बल लगता है, जो नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। इसलिए प्रोटॉन पर हम प्रोटॉन के आधार पर हम आवेश की संकल्पना नहीं कर सकते। दूसरा कारण ये भी है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान भार होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भार से 1837 गुना अधिक होती है। अब बच्चों ध्यान देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक हमारा होगा, आवेश की संकल्पना हमने जान लिया, अब उसके बाद आवेश के मात्रक के बारे में हम सीखेंगे। आवेश के मात्रक के बारे में सीखेंगे। चलो, अब आवेश क्या है? तो हमने कक्षा 10 में पढ़ा है वैद्युत धारा। क्या पढ़ा है बच्चों? वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी या I बराबर क्या होता है? Q बटे टी। तो यहां आवेश का हम क्या देखेंगे? मात्रक। आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक अगर हमने देखा है कक्षा 10 में जो हमने पढ़ा है विद्युत धारा, वहां हमने पढ़ा था धारा बराबर क्या होता है? Q अपान टी, जिसे हम Q बराबर आई टी कह सकते हैं। तो I बराबर क्या होगा बच्चों? आवेश की अगर बात करें, और आवेश को हम या तो स्मॉल क्यू से लिखेंगे या फिर कैपिटल क्यू से लिखेंगे, या तो स्मॉल क्यू से लिखेंगे या तो फिर कैपिटल क्यू से लिखेंगे। अब बात हम अगर करें तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? आई टी। और अगर I की बात करें तो I बराबर क्या होता है? T अपान क्यू। यहां बात किसकी हो रही है? आवेश के मात्रक की। किसकी बात हो रही है? आवेश की मात्रक की। तो हमें चाहिए आवेश की मात्रा। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो आवेश की मात्रा है Q, I का क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो ये हमारा बना, क्या बन गया बेटा? मात्रक बना एम्पियर। और या हम इसको कूलाम के नाम से जानते हैं। कूलाम के नाम से ही जानते हैं। आवेश का मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड या कूलाम होता है। किस पद्धति की बात की जाए तो? SI पद्धति की। किस पद्धति की बात की जाए तो? SI पद्धति की। अगर सीजीएस पद्धति की बात की जाए, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया अगर सीजीएस सीजीएस अगर सीजीएस पद्धति की बात की जाए तो हमारा होगा स्टेट कूलाम। क्या होगा? सीजीएस पद्धति की बात की जाए तो आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? स्टेट कूलाम होगा। स्टेट कूलाम क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, एसआई मात्रक अगर बात किया जाए तो एसआई में आवेश का मात्रक एम्पियर गुणे सेकंड या कूलाम होता है। अगर सीजीएस की बात किया जाए तो सीजीएस में क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। तीसरी बात हम करते हैं कि अगर विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिस विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक को जिसे हम ईएमयू कहते हैं, ईएमयू इलेक्ट्रिक मास यूनिट, अगर इसका बात किया जाए तो ये इसका मात्रक होगा 1 कूलाम।
विद्युत चुंबकीय अगर मात्रक की बात की जाए, 1 क्यू बराबर, तो 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 क्या होगा, EMU होगा। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, जैसे आवेश का मात्रक की जो बात कर रहा है, एसआई की अगर बात की जाए तो एसआई में अगर आवेश की बात की जाए तो आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर गुणे सेकंड या कूलाम होगा। सीजीएस की अगर बात किया जाए तो सीजीएस में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होगा। और विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू की बात किया जाए तो 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 ईएमयू, इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट। और बच्चों एक बात और ध्यान देंगे जो हम लोगों के जानने के लिए बड़ा योग्य है। पहली बात कि स्टेट कुलाम, एक स्टेट कुलाम बराबर होता है, कितना होता है, 3 × 10⁻9। अगर बात करें एक कुलाम बराबर अगर बात करें तो 3 × 10⁻9 स्टेट होता है। समझ रहे हो ना। अगर विद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करता है तो विद्युत चुंबकीय मात्रक में या ईएमयू की बात करता है तो 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 ईएमयू। अगर बात करता है सीजीएस पद्धति में तो उसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है और 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट। और अगर एसआई की बात करता है, अगर एसआई की बात करता है तो एसआई में आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम होता है। और हम लोग कूलाम के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद कूलाम का नियम ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आज कोई चैप्टर का शुरुआत नहीं हुआ है, ये हाँ उस चैप्टर का बेसिक का कॉन्सेप्ट, जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि बीच में बोला जाए, जैसे कहीं कहीं बीच में निकाय आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, निकाय। तो निकाय किसे कहते हैं, निकाय उसे कहते हैं जैसे इस ब्रह्मांड को वह हिस्सा जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आवेश जो हमारा है ये हमारा निकाय हो गया। तो निकाय किसे कहते हैं, ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो निकाय कहलाता है। बाकी सब परिवेश है, बाकी सब परिवेश है और जिसके बारे में अध्ययन करें वो निकाय है। तो आवेश का मात्रक की जो अगर बात किया जाए तो एसआई पद्धति की अगर बात किया जाए, आवेश के मात्रक में अगर एसआई पद्धति की बात की जाए तो एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। और सीजीएस पद्धति की अगर बात किया जाए तो उसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। अगर सीजीएस पद्धति में आवेश का कोई मात्रक पूछा या पेपर में आ गया कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा, या सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है, तो हम क्या कहेंगे, ए स्टेट कूलाम। क्या कहेंगे बच्चों, स्टेट कूलाम कहेंगे। और 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काफी काम आएंगे। दूसरा विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू में बताइए। जैसे विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होता है, अगर अब पूछा जाए कि आवेश का मात्रक विद्युत चुंबकीय में बताइए, किसमें बताइए, आवेश का मात्रक विद्युत चुंबकीय में बताइए या ईएमयू में बताइए, तो आप डायरेक्ट बता दीजिए 1 कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू होगा। तो अब जरा देर बच्चों ध्यान दें हम, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बच्चा, फैराडे होता है। या फिर से एक बार हम ध्यान देंगे कि आवेश का मात्रक, ये सब बच्चे इसलिए बता रहा हूं कि जब ऑप्शन में आ जाता है तो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जितना मैंने आज बताया आपको बेसिक, ये बेसिक बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब ये छोटी छोटी बात समझोगे तो जितने ऑप्शनल आते हैं वो पूरा हो जाएगा। प्लस हमारा बेसिक भी मजबूत हो रहा है, बेसिक के साथ साथ ऑप्शनल भी मजबूत हो रहा है, और इसके साथ साथ अभी जब थ्योरी पढ़ेंगे उसमें इसका लॉजिक जरूर लगेगा तो और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। और मैं बता दूं, फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग कोई चीज है ही नहीं, अगर गहराई से घुसता जाओ तो इसका अथाह है। मैं ये भी कह रहा हूं कि जितना पढ़ो उतना कम है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग किताब से जुड़े, किताब पढ़ते रहिए, किताब से नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। जितने बार किताब पढ़ोगे उतनी बार नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। तो बच्चों मैं एक बार फिर रिवीजन करना चाहूंगा, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक जो होगा, जैसे मैंने कहा
Q बराबर क्या होता है आई टी। Q बराबर क्या होता है आई टी। तो Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। अब इसका अगर मात्रक आवेश का देखा जाए तो आई धारा का क्या होता है एम्पियर, और हम लोग कक्षा 10 में एम्पियर के बारे में पढ़ चुके हैं। समय का क्या होता है सेकंड। तो या तो हम कहें आवेश का मात्रक क्या होता है एम्पियर गुणे सेकंड, या हम कह सकते हैं कूलाम। क्या कह सकते हैं कूलाम। क्या कह सकते हैं। दूसरा ये हमारा हुआ एसआई पद्धति की बात की गई है। किस पद्धति की बात की गई है एसआई पद्धति की बात की गई। अगर मैं बात करूं सीजीएस, तो सीजीएस की अगर बात किया जाए तो क्या होता है सीजीएस में, अभी मैंने क्या बताया, हमने स्टेट के बारे में बताया कि आवेश बराबर जो होता है सीजीएस पद्धति में अगर बात किया जाए तो आवेश बराबर एक कूलाम बराबर कितना होता है एक स्टेट होता है, और एक स्टेट बराबर क्या होता है 3 गुणे 10 का घात 9, है ना। तो अगर सीजीएस पद्धति में अगर बात करें तो स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है स्टेट कूलाम भी होता है। क्या होता है स्टेट कूलाम भी होता है, और एक स्टेट कूलाम हमने क्या बताया 3 गुणे 10 का घात 9, है ना। एक अगर बात किया जाए एक कूलाम बराबर, एक कूलाम का जो वैल्यू होगा ये 3 गुणे 10 का घात 9 स्टेट के बराबर होगा। तीसरा हमने बच्चों क्या बताया कि अगर फैराडे सबसे बड़ा अगर इसका कोई मात्रक है तो फैराडे है। कितना है फैराडे। क्यों सबसे बड़ा मात्रक आपने देखा एसआई पद्धति में सीजीएस पद्धति में, और हमने कहा सीजीएस पद्धति में एक स्टेट होता है ना, एक स्टेट कूलाम होता है, और एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है 3 गुणे 10 का घात 9, है ना। तो तीसरी बात ये हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मात्रक कौन है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है फैराडे। और एक कूलाम आवेश बराबर फैराडे की अगर बात की जाए तो 9,095,600 लगभग इतना होता है ना। देख लेते किताब में क्या है थोड़ा। एक फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है 96,500, है ना, इतना ही होता है बेटा कूलाम। एक फैराडे बराबर के 96,500 कूलाम होता है ना। और अभी मैंने विद्युत चुम्बकीय के बारे में बताया था, फिर से एक बार हम ध्यान दे दें। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक हमने क्या कहा एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में एम्पियर या सेकंड या कूलाम होता है। अगर सीजीएस की बात किया जाए, किसकी बात की जाए सीजीएस की बात किया जाए, तो सीजीएस का जो बात किया जाता है वो कितना, मैंने स्टेट के बारे में बताया कि सीजीएस पद्धति तो स्टेट कूलाम। क्या क्या बताया मैंने कि सीजीएस पद्धति में अगर बात की जाए तो स्टेट कूलाम होता है। कितना होता है एक सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में एम्पियर सेकंड या कूलाम, और सीजीएस पद्धति में हमने क्या बताया सीजीएस पद्धति में बताया क्या स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। और फिर अगर कोई पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय मात्रक, अगर आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करता है, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, तो ये क्या होगा इसको हम एम यू बराबर समझ सकते हैं एम यू, और एक कूलाम बराबर होगा एम यू की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं एक कूलाम बराबर 1/10 एम यू होता है, एम यू होता है। और तीसरी पहली बात ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, चौथी बात है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे होता है। क्या होता है बच्चों फैराडे, फैराडे, फैराडे। सबसे बड़ा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे। तो एक फैराडे की अगर बात किया जाए तो कितना होगा, एक फैराडे की बात किया जाए तो
1 फैराडे, फैराडे बराबर क्या होगा? 96,500 कूलाम होगा। कितना? इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 96,500 कितना होगा बच्चों? 96,500 कूलाम होगा। हाँ सही है। तो ये याद रखना, इसलिए सब बताया जा रहा है कि ऑप्शन भी ना छूट ना पाए। अब हमने क्या क्या एक स्टेट की बात की थी, तो एक स्टेट की अगर बात किया जाए तो एक गुलाम बराबर क्या होगा? अगर स्टेट गुलाम की बात करता है तो एक गुलाम बराबर होगा 3 × 10⁹ 9 स्टेट। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग इसे ध्यान से देखे होंगे तो आज हम लोग बेसिक कंप्लीट किए हैं अपने अध्याय 1 मतलब इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो हमारा पहला पार्ट है, लेसन है, उसके बारे में। तो बच्चों आज हम लोग सिर्फ बेसिक सीखे हैं। क्या सीखे हैं? और जितना मैंने बेसिक बताया है इसमें बेसिक में आपको ऑप्शनल क्लियर हो गया, हम कैसे ये समझ पाए धनायन कैसा होता है, ऋणायन कैसा होता है, ये सारी बात हमने सीख लिया है। आज यदि हमारे लैंग्वेज में आप लोग चाहते हैं कि नोटबुक उपलब्ध करवा दिया जाए तो आप लोग हमारे जब YouTube चैनल पर जो अपलोड किया जाएगा वीडियो, उसके बाद में आप लोगों को YouTube के लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटबुक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हाँ, जो हमने नोटबुक बना रखा है बड़ा सरल भाषा में है, बहुत शुद्ध और सरल में है, बहुत सरल भाषा में इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पढ़ने में समझ में आ जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और मैं जरूर कहूंगा यूट्यूब पर पढ़ते पढ़ते आप किताब भी पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर इतिहास बदलना है तो एजुकेशन ही इतिहास बदल सकता है। बाकी लक बाई चांस की बात नहीं करता हूं, लेकिन एजुकेशन में वो पावर होती है कि जो एक बार दिल से इसे पढ़ लिया तो वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। तो बच्चों आज बस इतना ही हम बेसिक के बारे में सीखे हैं। अगले अध्याय में हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे।